Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Fire Girl Part 3. Chapter 17 सच आया सामने। कृष्णा इरा के फ्रेंड्स, उसकी बुआ, सभी इरा के अकेले जाने से बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी कृष्णा के मोबाइल पर इरा का मैसेज आता है। उसमें लिखा था, मैं बस कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ, सो डोंट वरी, मैं टाइम से घर आ जाऊंगी। इरा के मैसेज से सभी की चिंता शांत होती है। फिर सभी वाणी से मिलने जाते हैं जो मल्होत्रा हाउस में ही थी। इधर इरा के ऐसे जवाब की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, खासकर कबीर। वो बहुत ही ज़्यादा शौक में था। आज से पहले कभी भी इरा ने उसे भाई के अलावा किसी और नाम से नहीं बुलाया था, नहीं ही कभी उसकी किसी बात को टाला था। चाहे कबीर कितना भी इरा को कुछ बोलता था, लेकिन इरा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। इरा के इस बिहेवियर से उसे गुस्सा और हर्ट दोनों ही फील हो रहा था, और इरा को उससे इस तरह मुँह फेर कर जाने से उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई कीमती चीज़ छीन कर ले जा रहे हैं। फिर वो भी वाणी के पास चला जाता है। सभी वापस जाने वाले थे, तभी वैभव जी कहते हैं, तुम लोग को इस तरह से उस बच्ची के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए था। क्या तुम लोग भूल गए कि उसके माँ और बाप को तुम लोगों ने वादा किया था कि हमेशा उसकी बच्ची का ख्याल रखोगे। तुम लोग की इस हरकत की वजह से मैं केशव को क्या मुंह दिखाऊंगा। आखिर मैंने भी उसके वादे तो तोड़ दिया। इतना कह वो चले जाते हैं। उन्हें बहुत दुख हो रहा था, अपने दोस्त से किया वादा वो निभा नहीं पा रहे हैं। उनकी दोनों नाटियों को उनके ही ग्रैंड चिल्ड्रेन की वजह से इतना तकलीफ हो रही है। दादी जी बातें सबने ने सुनी, पर उनकी बातों का असर बस कुछ ही लोगों पर हुआ। मल्होत्रा हाउस में डॉक्टर वाणी का चेकअप कर बाहर निकलती है और सभी को देखकर कहती है, चिंता की बात नहीं है, उनके साथ जो हुआ उसकी वजह से डर कर बेहोश हो गई है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उन्हें होश आ जाएगा। इतना कह डॉक्टर चली जाती है। क्यारा रोते हुए कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इरा मुझसे नफरत करती है, उसे पता है मेरी फैमिली मेरी कमजोरी है, इसलिए वो उसे टारगेट कर रही है। न मैं अपनी फैमिली के पास आती, नहीं इरा ये सब करती, लेकिन उसे वाणी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसे तो पता था न वाणी कितनी इनोसेंट है, फिर भी पता नहीं उसने उसके साथ क्या किया। आहूजा फैमिली क्यारा की बात सुन फिर से इरा को गलत समझने लगते हैं। सबको इरा पर गुस्सा आने लगता है। कृति जी क्यारा को गले लगाते हुए कहती है, नहीं कायू, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, वो तो उस मनहूस की वजह से हुआ। उसे पता नहीं हमारी बच्चियों से क्या दुश्मनी है, जब देखो तब पीछे पड़ी रहती है। कृष्णा जो तब से सुन रही थी, उसे अपनी इरा के लिए मनहूस सुन के अब रहा नहीं जाता। वो गुस्से के कहती है, क्या आप लोगों को पता है वहाँ क्या हुआ था? बस क्यारा ने इरा को वाणी के साथ देखा। आप लोगों ने तो मेरी बहन को गुनहगार बना दिया। उसकी बात पर ईशानी कहती है, हाँ जान कभी ऐसा नहीं कर सकती। एक बार के लिए वो इस दुनिया के हर एक इंसान को तकलीफ दे सकती है, लेकिन वाणी को नहीं, वो तो उसे अपना बच्चा समझती है। दिव्या जी ईशानी को कहती है, बस करो इशू, हमें पता है कि कौन गलता है और कौन सही। ठीक है। उनकी बात पर ईशानी कुछ कहती कि तभी ईशान सभी को हॉल में आने को बोलता है। उसकी बात पर सभी एक साथ हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। ईशान एक वीडियो चला देता है जिसे देखकर सभी पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। वो वही वीडियो थी जिसमें एक लड़का वाणी के साथ बदतमीजी कर रहा था, और उसके बाद जो इरा ने उस लड़के का हाल किया था, उसे देखकर तो सभी के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, सिवाय कुछ लोगों के जो इरा को अच्छे से जानते थे। और ईशान एंड कबीर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो ईशान ने सबको क्यों दिखाई वो तो उसे भी पता नहीं था। जब सभी जा रहे थे तभी ईशान को झाड़ियों के पास कुछ दिखा। पास जाके उसे वो लड़का मिला। तभी उसने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। आज से पहले कभी भी उसे इरा से कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। बार बार उसके सामने इरा की आंखें आ रही जिसमें उसे दर्द, खालीपन, उदासी बस दिख रहा था, इसलिए सबको उसने सच दिखा दिया। कबीर और कृष गुस्से से उस लड़के के बारे में पूछते हैं। तब ईशान कहता है, अभी हॉस्पिटल में है, शायद ही बच पाएगा, अगर बच भी गया तो हमेशा कोमा में ही रहेगा। ये कहता वक्त उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी जिसका पता शायद उसे भी नहीं था। कृष्णा कहती है, तो बताइए अब क्या कहना है आप लोगों का? तब से न जाने मेरी इरा के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला, अब क्या है किसी के पास जवाब? कबीर कहता है, इनफ कृष्णा, माना हम सबसे गलती हो गई, लेकिन उस टाइम जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से सभी को इरा ही गलत लगती। कृष्णा कहती है, वाह क्या एक्सप्रेशन दिया है। अपने गलतियों पर पर्दा डालने के लिए आप लोगों ने देखा और मान लिया। क्या एक बार भी आप लोगों के मन में ये ख्याल नहीं आया कि एक बार सारी चीजें जान ले फिर कुछ कहे? हमेशा से सबने उसे गलत ही समझा, मैं उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ। उसकी बात पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्या बोले किसी को समझ नहीं आ रहा था।
ईशानी कहती है अगर उसे वाणी को चोट ही पहुंचनी थी तो उसे बार बार क्यों बचाती। उसकी बात पर कृष कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। मोना कहती है नहीं ईशानी, तुम अपना मुंह बंद रखोगी। नील भी कहता है क्या तुम भूल गई, तुमने इरा को प्रॉमिस किया था। नहीं, आज सबको सच्चाई जान लेने दो वरना फिर कुछ वाणी के साथ होगा और ये लोग राशन पानी लेके मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। इतना कह ईशानी सभी को बताने लगती है। इरा अपने आप ने आंसुओं को रोक अपनी कार से कहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार रोकती है। सामने का नाजरा देख उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। चैप्टर 18 इरा का उसके डैड से मिलना। इरा इस वक्त समुद्र में आती जाती लहरों को देख रही थी। उसके आसपास कुछ फायरफ्लाई जुगनू उड़ रही थी। आसमान में भी आज फुल मून था जिसकी रोशनी चारों तरफ पड़ रही थी। ये सारी चीजें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इरा अपने पिछली लाइफ में इस जगह आई थी जब उसके साथ न तो उसके दोस्त, फैमिली, प्यार कोई नहीं था। तब उसे इस जगह सुकून मिला था। उसी की तलाश में आज भी वो यहाँ आई थी। वो खामोशी से उठती लहरों को देख रही थी जिससे उसे सुकून तो मिल रहा था लेकिन साथ में भी सारी यादें उसे याद आ रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू बहाकर उसके गालों पर आने लगती है। अपने दर्द को और न संभाल पाने की वजह से वो चिल्लाते हुए कहती है क्यों आप लोग हमें छोड़कर चले गए। मोम डैड, यहाँ अब कोई नहीं है जो हमें प्यार करता है। प्लीज़ लौट आए, प्लीज़ मम्मा डैडा प्लीज़ वापस मेरे पास आ जाए। रोते हुए इरा अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपने हाथों को अपने फेस रख रोते हुए कहती है डैड आपकी प्रिंसेस को आपकी ज़रूरत है। मैं और दी हम दोनों आपके बिना अधूरे हैं। हु तभी इरा को लगता है कि कोई उसके सिर को प्यार से सहला रहा है। वो उस तरफ देखती है तो उसके डैड होते हैं जो झट से खड़ी होकर उनके गले लग जाती है। डैडा आप आ गए, आई रियली मिस यू डैडा। इरा के डैड प्यार से अपनी बेटी का सिर सहलाते हुए कहते हैं बस मेरी प्रिंसेस, अब कितना रोगी, आप तो कितनी स्ट्रांग हो, यू बच्चों की तरह नहीं रोते। कहते हुए इरा का चेहरा अपना सामने लाते हुए अपने दोनों हाथ को इरा का चेहरा पकड़कर कहते हैं प्रिंसेस आप कभी अकेली नहीं थी, आपके मम्मा डैडा हमेशा आपके साथ थे। हमने आपको स्ट्रांग बनाया है, आपको आप इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ सकती है। क्या आप भूल गई आपका रिबीर्थ क्यों हुआ है? आपको अपने साथ कृष्णा और आपके दोस्तों और अपनों के साथ हुए फेट हो बदलना है जिसके लिए आपको स्ट्रांग बनाना है। इरा अपने डैड से रिबीर्थ वाली बात से शौक होते हुए कहती है डैडा आपको कैसे पता मेरा रिबीर्थ हुआ है? तो अभिक जी प्यार से कहते हैं क्योंकि बच्चा हम हमेशा आपके साथ थे। इरा के आंसू पोंछते हुए कहते हैं आप समझ रही है न मेरी बात को? इरा कहती है हाँ डैडा मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। आपकी प्रिंसेस बहुत स्ट्रांग है, इस बार हमारे साथ गलत नहीं होगा बल्कि जिसने हमारे साथ गलत किया था उसके साथ होगा। वो फिर से अपने डैड के गले लग जाती है। अभिक जी कहते हैं प्रिंसेस अभी बहुत कुछ है जिससे आप अनजान है लेकिन हमें पता है आप इस बार किसी के साथ गलत नहीं होने देंगी और जो गुनहगार है उसे उसकी सजा जरूर देंगी। इरा अपने डैड की बात सुन रही, फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ जैसे कि वो बस अब अकेली खड़ी है। वो चारों तरफ देखती है लेकिन उसे उसके डैड कहीं नजर नहीं आते हैं। थोड़ी देर बाद वो कहती है मुझे पता है डैडा आप यही थे, आपकी प्रिंसेस अब इतना स्ट्रांग बनेगी कि कोई भी उसे तकलीफ पहुंचने से पहले 100 बार सोचेगा। उसकी आंखों में एक जुनून सा दिख रहा था जैसे वो ये सारी दुनिया जीत लेगी। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में ईशानी का ये बोलना कि इरा ने कई बार वाणी को बचाया है किसी को कुछ समझ नहीं आता। तब ईशानी कहती है आपको लोगों याद होगा जब वाणी 8th क्लास में थी तब इरा ने वाणी के किसी सीनियर को बहुत बुरी तरीके से पीटा था, याद आया कुछ? उसकी बात पर कृष कहता है हाँ, तब उसे 2 दिन तक स्टोर रूम में बंद करने की पनिशमेंट मिली थी, बिना उसे खाना पानी दिए, साथ ही 1 महीना उसे बाहर न निकले ही उसे बस एक ही रूम में पूरे 1 महीना बिताना था। उसकी बात पर ईशानी कहती सही कहा, लेकिन क्या आप लोगों ने उससे पूछा कि उसने उस लड़के को क्यों मारा था? तब कबीर कहते हैं हाँ मैंने ही तो उससे पूछा था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है तो मैं बताती हूँ, वो लड़का हमेशा ही वाणी को परेशान करता था क्योंकि वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी जिससे उस लड़के का ईगो हर्ट हुआ। फिर एक दिन आप लोग किसी काम से कहीं गए थे, घर में बस बच्चे ही थे। तब वाणी अपने स्कूल से आए तो वो बहुत रो रही थी। कृष्णा और कृष घर पर नहीं थे, बस क्यारा और इरा ही वहाँ थी। वाणी को इस तरह रोते देख दोनों उससे पूछने गई। तब वाणी ने बताया कि उस लड़के ने उसे एक रूम में बंद कर दिया था जहाँ बहुत चूहे थे, फिर किसी अदर स्टूडेंट ने उसे वहाँ से बाहर निकाला था। वाणी बहुत रो रही थी इसलिए क्यारा उसे चुप कराने गई और इरा गुस्से में घर से निकले कर उसे लड़के के पास गई। पहले तो उसे वाणी से माफ़ी मांगने और उसे फिर से न परेशान करने के लिए बोला, लेकिन वो लड़का बहुत ही बिगड़ैल, उसने उल्टा इरा के साथ ही बदतमीजी करने को कोशिश की। फिर क्या इरा ने उसे इतना मारा कि वो अब तक कोमा में है।
उसके अलावा भी इरा ने हमेशा वाणी को प्रोटेक्ट किया है बिना वाणी या किसी को बताए, यहाँ तक कि अगर कोई टीचर भी वाणी से रुडली बात करता था इरा उसे भी नहीं छोड़ती थी। इरा के लिए वाणी उसकी बच्चे की तरह थी। जब भी वाणी को कुछ चाहिए होता था इरा बिना उसे पता लगे ही उसे वो चीज़ दिला देती थी। ये सब जानकर पूरी फैमिली शॉक थी कि इरा ने वाणी के लिए कितना कुछ किया। ईशानी कहती है आज इरा सबसे ज़्यादा हर्ट इस बात से हुई है कि उसके होते हुए भी वाणी के साथ ये सब कुछ हो गया। पूरी फैमिली एकदम शांत थी, सभी बस ये सोच रहे थे कि उनसे आज कितनी बड़ी गलती हो गई। जिसने हमेशा वाणी को बचाया उसे ही उसका गुनहगार मान लिया। किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, इसलिए वाणी को लेके वो लोग अपने घर चले जाते हैं। कृष्णा सुहानी जी के साथ ही चली जाती है। उसे इरा की बहुत फिक्र हो रही थी। वैसे भी उसका आहूजा मैंशन में होना न होना कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशानी के दोस्त भी ईशानी से मिल के चली जाती है। उन लोग को भी इरा की फिक्र हो रही थी, लेकिन सभी जानते थे जब तक इरा खुद उनके सामने नहीं आएगी वो लोग उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। अब बस ईशानी, ईशान देव और दिव्या जी ही थी। अभिनव जी पहले ही चले गए थे। जब वैभव जी जा रहे थे उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इरा के साथ इन लोगों का व्यवहार। आखिर वो उसे बचपन से अपनी पोती की तरह देखते आए हैं। ईशानी ईशान के सामने जाके कहती है थैंक यू भाई, अपने आज इरा की मदद की, इसलिए इतना कह वो चली जाती है। ईशान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसे इरा की मदद की, इसलिए उसे थैंक यू चाहिए। शायद ईशान समझ नहीं रहा ईशानी ने उसे इरा की तरफ से थैंक यू कहा है। आखिर इरा के साथ ईशान का कोई कनेक्शन तो नहीं था। ईशान भी अपने कमरे में चला जाता है। नीचे देव जी दिव्या जी को कहते हैं दीवी अपने शब्दों को बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, तुमने भी कितना कुछ कह दिया इरा को। आज मुझे आशा है कि तुम इसके लिए उससे माफ़ी मांग लोगी। और फिर वो भी चले जाते हैं। दिव्या जी जानती थी आज उनकी गलती है, अब देखते हैं कि वो इरा से माफ़ी मांगती है कि नहीं। इरा कुछ देर बाद अपने घर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे कृष्णा और सुहानी जी दिखती है। उसे पता था वो लोग उसे लेके बहुत परेशान हो गए होंगे। कृष्ण इरा को वापस आया देख कहती है बच्चा आप ठीक तो है न, कहाँ चली गई थी, यूं अकेले काम कितना परेशान ही गए थे। इरा कहती है बस दी कितना बोलोगी, हाँ हम अकेले गए थे लेकिन बस कुछ देर के लिए, देखो हम वापस आ गए। सुहानी जी कहती है अब तुम ठीक हो न। हाँ बुआ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए मैं सोने जाती हूँ। कहते हुए इरा अपने रूम में चली जाती है। कृष्णा और सुहानी जी इरा को सही सलामत जाते देख वो दोनों भी अपने रूम में चले जाती है। मैंने कुछ नहीं किया, क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं है। इस आवाज़ में बहुत ही तकलीफ थी। तभी फिर से आवाज़ आती है तुम बस मुझे एक मौका दो, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हुआ। इसी के साथ ईशान की नींद खुल जाती है। ये सपने उसे कुछ दिनों से रोज आते हैं जिसमें किसी की चीखें उसे सुनाई देती है, लेकिन किसकी उसे पता नहीं। ईशान को किस चीज़ के सपने आते हैं, किसकी चीखें उसे सोने नहीं देती। चैप्टर 19 ट्रूथ एंड डेयर। इरा अपने बेड पर आज के बारे में सोचते हुए सो जाती है। नेक्स्ट डे इरा आज कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने आज मिनी ब्लैक स्कर्ट के साथ वाइट टॉप पहना था, बालों को पोनीटेल कर रखा था, चेहरे पर हल्का मेकअप, आज वो बहुत बोल्ड लग रही थी। इरा रेडी होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर अपना ब्रेकफास्ट कर कॉलेज के लिए चली जाती है। कॉलेज में इरा अपनी कार को पार्क कर कॉलेज के अंदर जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे रास्ते में ही मिल जाते हैं। आज कॉलेज के स्टूडेंट इरा को देख उसकी तारीफ कर रहे थे। सभी ने वो वीडियो देख लिए था जिसमें इरा ने पैंथर ग्रुप की बैंड बजाई थी। इरा की खूबसूरती और उसका बोल्ड अंदाज सभी को अपना फैन बना रही थी। इरा अपने क्लास में जाती है, सारे बच्चे उसे देखने लगते हैं। इरा और मनन साथ बैठते हैं, ईशानी और मोना साथ बैठ जाते हैं, जिस कारण से अविका को नील के पास बैठना पड़ता है, जिससे अविका का तो पता नहीं लेकिन नील बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद क्लास में क्यारा आती है। आज भी वो काफ़ी प्यारी लग रही थी और उसी के साथ उसके फेस पर एक इनोसेंट स्माइल थी। क्लास के सारे ही बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वो जब भी आती सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो बच्चे अब तक इरा को देख रहे थे, क्यारा के आते ही सभी उसकी तरफ करने लगे। क्यारा अपनी उसी स्माइल के साथ इरा के पास जाती है और कहती है इरा आई एम सॉरी, कल के लिए मुझे सच्चाई नहीं पता थी, जो मैंने देखा उसे ही सच मान लिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लास्ट लाइन बोलते वक्त उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं।
इरा को उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्यारा का पूरी क्लास के सामने उससे माफ़ी मांगना इरा को किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर डालेगा, क्योंकि क्यारा के फॉलोअर्स बहुत है इस कॉलेज में जो उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्हें लगता है क्यारा इतनी मासूम है कि वो काफ़ी गलती से भी किसी को हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए क्यारा का इरा से माफ़ी मांगना सभी को यही लगेगा कि इरा ने क्यार को धमकाया था। इरा को कोई और हंगामा नहीं चाहिए था, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट न करते हुए क्यारा को माफ़ कर देती है। धीरे धीरे 2 लेक्चर खत्म हो जाते हैं। लंच ब्रेक में इरा और उसके फ्रेंड्स कैंटीन में बैठे थे। नील सबके लिए ऑर्डर देने गया था। थोड़ी देर में उनका लंच भी आ जाता है, तभी कुछ बच्चे की शोर की आवाज़ें आने लगती है। इरा और उसके फ्रेंड्स उस दिशा में देखते हैं जिस तरफ से शोर आ रहा था, तो वहाँ से एफडी ग्रुप, जिसका पूरा मतलब होता है 5 डेविल्स, वो आ रहे थे। इस ग्रुप के नाम से पता चल गया होगा कि इसमें 5 लोग हैं। एफडी ग्रुप में पहला मेंबर नवीन अरोड़ा, जो सबसे हमेशा फ्लर्ट करता है। उसे हर खूबसूरत लड़की को देखकर प्यार हो जाता है, लेकिन कभी भी किसी लकड़ी को बिना उसकी परमिशन के छुआ भी नहीं है। आज तक सिर्फ इन्होंने किस ही किया, उसके आगे कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाते। दूसरा मेंबर अर्णव अरोड़ा, ये नवीन के कूजन है, लेकिन बिल्कुल उससे उल्टे। इन्हें बस अपनी बुक्स प्यारी है। इनकी चेहरा बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह है, लेकिन जब गुस्सा आता है तब भगवान ही बचाए उस इंसान को। तीसरा मेंबर करण कपूर, ये बहुत ही समझदार है, ये लोगों को देखकर ही उसकी सोच समझ जाता है। चौथा मेंबर इवान खन्ना, ये नील का भाई है, इसे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, ये बस अपनी के साथ अच्छे से बिहेव करता है, वरना किसी से इसे कोई मतलब नहीं है। पांचवा मेंबर जो इस ग्रुप का लीडर्स भी है, ईशान मल्होत्रा, हमारे हीरो। वैसे इनकी बात की जाए तो ये हर एक चीज़ में परफेक्ट है, चाहे बिजनेस हो या स्पोर्ट या कोई और चीज़। बाकी की डिटेल मैंने पहले भी बता दी है। ये पांचों पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा फेमस है। इन पांचों का ग्रुप बचपन में ही बना था। इन लोगों का कितना का ही बिजनेस हुआ जो ये लोग साथ चलते हैं, जस्ट लाइक चड्डी बड्डी। सो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एफडी ग्रुप के मेंबर कैंटीन के अंदर जाके बैठ जाते हैं और उसकी के पीछे से आ रही क्यारा और उसके दोस्त भी उन लोगों के टेबल के पास ही बैठ जाती है। इरा उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपने लंच पर कंसंट्रेट कर रही थी। तभी अविका कहती है, गाइज हमरा अगला लेक्चर नहीं होगा क्योंकि मैम घर चली गई, उन्हें कुछ काम था अर्जेंट। कहते हुए वो अपना फ़ोन दिखाती है जिसमें अभी अभी ये मैसेज आया था। सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रुथ एंड डेयर खेलेंगे। सभी अपना लंच कर उसी टेबल पर ट्रुथ और डेयर खेलने लगते हैं। सबसे पहले मोना बॉटल को घूमती है। वो बॉटल घूमते हुए ईशानी पर रुकता है, जिसे देखते हुए मोना कहती है ट्रुथ या डेयर। ईशानी ट्रुथ चूज करती है। तभी अविका पूछती है कि क्या कोई ऐसा है जिस पर उसे क्रश है। ईशानी उसका सवाल सुन थोड़ी देर चुप रहती है, उसके बाद धीरे से हाँ कहती है। सिवाय इरा के सभी शौक हो जाते हैं। मोना कहती है, इशू तुमने आज तक हमें नहीं बताया कि तू किसी को पसंद करती है, अच्छा बता कौन है वो। उसकी बात पर ईशानी इवान की तरफ देखने लगती है, जिसका ध्यान उसकी तरफ तो बिल्कुल नहीं था। इवान को देखते हुए ईशानी कहती है, वो इसलिए कि पहले मैं भी श्योर नहीं थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ, रही बात बताने की, जब टाइम आएगा जरूर बता दूंगी। फिर ईशानी बोले घूमती है और इस बार इरा का टर्न आया था। कोई कुछ पूछता उससे पहले ही इरा कहती है, मैं डेयर लूंगी। ये सुन ईशानी की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे कुछ वो शरारत करने वाली है। चैप्टर 20 प्रपोजल। इरा और उसके सभी फ्रेंड्स ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे थे, जिसमें अभी इरा ने डेयर चूज किया है। ईशान कहती है, जान तू काफ़ी बोल्ड है, इसलिए डेयर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तुझे बस यहाँ मौजूद सीनियर में से किसी को प्रोपोज करना है, वो भी पूरे रोमांटिक तरीके से, समझ गई ना? क्या? मनन बोलता है। मनन कहता है, इशू कुछ और डेयर दे, मैं नहीं चाहता कि बड़ी फिर से हट हो। उसकी बात पर इरा मनन के गाल को पकड़ कर कहती है, मनु। कभी कभी इरा मनन को मनु भी बुलाती है। मेरी चिंता मत करो, मुझे कोई अब हट नहीं कर सकता। इतना कह वो खड़ी हो जाती है। अभी तक इरा और उसके फ्रेंड्स के बीच हुई बातों को काफ़ी स्टूडेंट ने सुन लिया था, जिसमें एफडी ग्रुप मतलब ईशान के दोस्तों ने भी। सभी को यही लग रहा था इरा ईशान को ही प्रोपोज करेगी। नवीन इरा को देखते हुए कहता है, ये कितनी ब्यूटीफुल है, काश ये ईशान को पसंद नहीं करती तो मैं आज ही इसे प्रोपोज कर देता। करण जो उसके बगल में ही बैठा था वो कहता है, तू तो हर खूबसूरत लड़की को देखकर यही कहता है, आज से पहले तो तूने इरा को देखकर ये नहीं कहा था। पता नहीं, लेकिन आज उसमें कुछ अलग रहा है। हम राइट ब्रो, उस दिन पार्टी में भी इरा कुछ अलग रही थी। कहता हुए अर्णव अपनी किताब टेबल पर रख इरा की तरफ देखने लगता है। ईशान अपने फ्रेंड्स की बातों को सुन इरा की तरफ देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। उसका दिल अचानक ही बहुत जोरों से धड़कने लगने लगता है।
क्यारा जो उन लोगों के टेबल के पास ही बैठी थी सभी बॉयज की कन्वर्सेशन और ईशान का रिएक्शन देख अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है और नफरत भरी निगाहों से इरा को देखने लगती है। इरा इन सब से बेखबर खड़े होके चारों तरफ देख रही थी, फिर एक दिशा में चलने लगती है। बाकी के लोग ये देखकर गॉसिप करने लगाते हैं। एक लड़की कहती है आज फिर से हमें अच्छा शो देखने को मिलेगा। उसकी बात पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है इतनी खूबसूरत लड़की को रोते हुए मैं नहीं देख सकता। उसकी बात सुन उसकी गर्लफ्रेंड उसकी पैर पर अपना पैर दे मारती है और कहती है ठीक है तो उसके आंसू पोंछने बैठो, तुम यहाँ मैं जा रही हूँ, और गुस्से से चली जाती है और उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड भी चला जाता है। ऐसी ही बातें वहां मौजूद काफ़ी सारे स्टूडेंट कर रहे थे क्योंकि सभी को इरा ईशान की तरफ ही जाते दिख रही थी। ईशान अपनी ओर आते इरा को देख पहली बार चीड़ नहीं रहा था, बल्कि जैसे जैसे इरा उसके नज़दीक आ रही उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वो एक तक इसकी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद इरा ईशान के नज़दीक पहुंच जाती है, लेकिन ये क्या, इरा ईशान को क्रॉस कर उसके आगे चली जाती है। ये देखकर हर तरफ सन्नाटा छा जाता है और अगर कोई सबसे ज्यादा शौक था वो खुद ईशान था। आज पहली बार इरा ने उसे छोड़कर किसी और को चूज किया था। अब ईशान को कौन समझाए कि ये तो बस शुरुआत है और भी न जाने इरा क्या क्या करेगी। इरा एक लड़के के आगे खड़ी हो जाती है। सामने एक क्यूट सा लड़का बैठा था, उसकी आंखों में चश्मे लगे थे, एक हाथ में कॉफ़ी और दूसरी हाथ से कुछ नोट कर रहा था अपने नोटबुक में। इरा जब उस लड़के को अपने काम में इतना बिजी देखती है तो उसके सामने बैठते हुए कहती है हेलो आई एम इरा सेकंड ईयर। उसकी बात सुन वो लड़का अपना चेहरा सामने करता है और इतनी खूबसूरत लड़की को अपने सामने देख चौंक जाता है। इरा फिर कहती है तुम्हारा नाम अभी है न थर्ड ईयर। उसकी बात सुन अभी हड़बड़ाते हुए कहती है या यू आर राइट, लेकिन तुम यहाँ कुछ काम था। वो अपने काम में इतना बिजी था कि यहाँ क्या हो रहा है उसे मालूम ही नहीं था। इरा अपने हाथ को आगे करती है, उसकी हाथ में रेड रोज था जो उसने किसी के टेबल से उठा लिया था। रोज को अपने हाथ में पकड़कर इरा बहुत ही रोमांटिक अंदाज में कहती है मिस्टर क्यूटपाई ये आपके लिए। कुछ सोचूं तो तेरा ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो तेरा नाम आता है। कब तक छुपाऊं दिल की बात, तेरी हर अदा पर हमें प्यार आता है। लास्ट लाइन कहते हुए इरा अपने घुटनों पर बैठ अपने हाथों को ऊपर कर हट का साइन बनती है। तो मिस्टर क्यूटपाई क्या आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं? पूरी कैंटीन बस इरा और अभी को ही देख रही थी, कुछ लोग शौक से तो कुछ लोग प्यार से, लेकिन कोई था जो ये सब देख अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो उठकर चला जाता है। वो कोई और नहीं ईशान ही था जिससे ये सब देख बहुत ही गुस्सा आ रहा, जिसका कारण उसे भी नहीं पाता था। अभी को इरा का इतने रोमांटिक वे में प्रोपोज करने से वो बहुत शर्मा रहा था, जिससे उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। इरा जब उसे इस तरह देखती है तो उठ के कहती है अरे तुम तो शर्मा रहे हो, डोंट वरी ये बस एक डेयर था, मैं कोई सच्ची में तुम्हें प्रोपोज नहीं कर रही थी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बातों से बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी। कहते हुए वो अपने कान को पकड़ लेती है। तभी उसके फ्रेंड्स भी वहां आ जाते हैं। मोना कहती है वाह मेरी जान क्या प्रोपोजल था, मैं होती तो कभी भी मना नहीं करती, इसलिए तो तुझे कोई प्रोपोज नहीं करता। कहते हुए ईशानी हंसने लगती है और उसकी बात सुन मोना अपना मुंह फुला लेती है। अभी कहता है क्या ये सब सच में एक डेयर के लिए तुमने किया? हाँ हम लोग ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे थे, बस इसलिए इरा को डेयर दिया था, आई होप तुम बुरा नहीं मानोगे, इट्स ओके कहकर अभी भी स्माइल करने लगता है। क्या हो रहा है मेरे साथ? आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे ईशान मल्होत्रा को अपने काबू में कर सके, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इरा मल्लिक कहते हुए ईशान अपने हाथ में पकड़े गिलास को तोड़ देता है, जिससे उसके हाथों में बही गहरा घाव हो जाता है, लेकिन उससे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस वक्त ईशान अपने ऑफिस के केबिन में ग्लास वॉल के सामने खड़ा था और सामने मुंबई सिटी की खूबसूरती को देख रहा था। ईशान कॉलेज से सीधे अपने ऑफिस आ गया था, लेकिन यहाँ भी उससे चैन नहीं जब से आया था, बस इरा का ही ख्याल आ रहा था। उसकी वजह से न तो कोई काम कर पाया, नहीं आज की इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा सका। ईशान काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, यूज समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसे उसके वॉच में एक सिग्नल शो करने लगता है, जिससे देख अपना फेस फिर पहले की तरह एक्सप्रेशन कर केबिन से बाहर चला जाता है। इसी तरह के सिग्नल इरा के वॉच में भी शो कर रहा था, जिसे देखकर उसी आंखें सख्त हो जाती है और वो भी अपनी कार से चली जाती है। सो दोस्तों इसके आगे कल जारी है। क्या ईशान जान पाएगा इरा के बिहेवियर का राज? और क्या है इस सिग्नल का राज? चैप्टर 21 डार्क मून। स्टारलाइट होटल ये एक 7 स्टार होटल है जिसके सबसे नीचे रेस्टोरेंट, उसके ऊपर क्लब एरिया है और बाकी के फ्लोर पर रूम है जिसे लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं।
इसी होटल के सेकंड फ्लोर पर जो क्लब एरिया है वहां पर कुछ लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे तो कोई अपने अपने पार्टनर के साथ एंजॉय। वही बार काउंटर पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी क्योंकि वहां पर दो लड़की के बीच सबसे ज़्यादा ड्रिंक करने की रेस लगी थी। थोड़ी देर बाद उसमें से एक लड़की लास्ट ग्लास का ड्रिंक करके जीत जाती है। सभी लोग उस लड़की के लिए चीयर्स कर रहे थे। जो लड़की अभी अभी जीती थी वो और कोई नहीं बल्कि कृष्णा थी। उसे एक दोस्त का बर्थडे था इसलिए वो अपने हॉस्पिटल से सीधे यहाँ आई थी। आज उसने मेहरून कलर की शॉर्ट ड्रेस पहना था जो बस उसके नी तक ही थी। उसके साथ बोल्ड मेकअप में आज और दिनों से काफ़ी अलग लग रही थी। जब से वो यहाँ आई थी तभी से सभी के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। इसलिए मिहिका नाम की लड़की जो यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस और ब्यूटीफुल लड़की थी वो भी कृष्णा के आगे फीकी पड़ रही थी और उसी जलन में उसने कृष्णा को ड्रिंक में चैलेंज कर दिया क्योंकि वो बहुत ही अच्छी ड्रिंकर थी। उसने बहुत से मैच जीते थे ड्रिंक करने में जिसमें ज़्यादातर लड़के ही होते थे। वो हमेशा ही जीतती थी इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि आज भी वही जीतेगी। वैसे कृष्णा को इस चैलेंज में कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन अपने फ्रेंड्स और मिहिका के बार बार उकसाने से उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। कृष्णा ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इतना कह वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक सुनसान जगह जिसके आसपास जंगल का एरिया था वह पर कुछ लोग पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों में खड़े थे। वहां पर जितने भी लोग थे सभी ने एक जैसे सिंबल वाले ड्रेस पहना था। वहीं पर चार लोग के सिंबल कुछ अलग थे। उन लोगों के सिंबल में आधे चांद का सिंबल से साथ कुछ नंबर भी लिखे थे जो 2, 3, 4, 5 इस तरह से उन चारों लोगों के सिंबल में था। बाकी के लोगों में बस फुल मून का सिंबल था। एक शख्स जिसके चांद के साथ 2 नंबर का सिंबल बंद था वो अपने बगल में खड़े शख्स जिसमें 3 नंबर था उससे बोलता है कहा है वो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर हमने लेट किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी बात पर दूसरा शख्स बोलता है सामने देखो। उसके ऐसा बोलने से सभी सामने देखते हैं। सामने से एक बाइक अपनी फुल स्पीड से उनकी तरफ ही आती दिख रही थी। वो बाइक सीधे उनके सामने रुकती है। फुल स्पीड में होने के कारण अचानक ब्रेक लगने से उसकी पीछे की टायर हवा में उड़ जाती है। उस बाइक पर बैठे शख्स ने भी उसकी तरह का ब्लैक कपड़ा पहना था लेकिन उसकी सिंबल में चांद के साथ एक नंबर 7 की वहाँ ताज भी बना था जिससे ये मालूम हो रहा था कि वो शख्स कहीं का किंग या क्वीन है। लेकिन कपड़ों इस तरह से डिज़ाइन थे कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो लोग लड़के हैं या लड़की, लेकिन ये जरूर पता चल रहा था कि वो शख्स उनका लीडर है। बाइक पर बैठे शख्स ने सभी पर एक नज़र डालकर कहा लेट्स गो और अपनी बाइक को एक बार फिर फुल स्पीड में कर वहाँ से चला गया। उसकी के पीछे वो चारों लोग भी अपनी बाइक जो वह पर थी उसके लेके उस पहले वाले शख्स के पीछे चले गए। बाकी के लोगों ने वहां मौजूद बुलेट प्रूफ कार में बैठकर उस शख्स के पीछे चले गए। लगभग 4 से 5 किलोमीटर के बाद वो लोग रुकते हैं। अपनी अपनी बाइक से उतरकर वो लोग सामने देखते हैं। सामने बहुत बड़ी शीप थी जो शायद कुछ ही देर में जाने वाली थी। वो लोग कार में बैठे लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर छुपते हुए उस शिप के अंदर चले जाते हैं। बड़ी शिप होने के कारण वहां पर बहुत से लोग थे और सभी के हाथों में गन था। उन पांचों में से एक कहता है लगता है काफ़ी कीमती चीज़ है इस शिप के अंदर, तभी तो इतने सारे गार्ड है। बाकी लोग कुछ नहीं कहता। तभी जो उनका लीडर था वो शख्स कहता है तुम दोनों जिनके नंबर 4 और 5 थे उन्हें कहता है तुम लोग यहाँ के गार्ड को संभालो और तुम जिसका नंबर 2 था उसे कहता है तुम वो डिवाइसेस लगाओ। उसकी बात पर वो तीनों ही अपना सर हिलाकर चले जाते हैं। वो दोनों पास में कुछ गार्ड को मारकर ऊपर चले जाते हैं। नंबर 5 अपने सामने खड़े गार्ड को अपने एक ही वार से मार देता है जिसे देखकर नंबर 4 कहता है वाह क्या बात है, तुम तो पहले से ज़्यादा अच्छी फाइट कर रही हो। इतना कहते हुए वो भी अपने सामने खड़े 2 गार्ड को अपने हाथों में पकड़े खंजर से मार देता है। मेरी छोड़ो इशू, तुम तो अपने खंजर को और भी खतरनाक बना दिया है। वो लोग इसी तरह की बातें करते हुए वहाँ मौजूद सभी गोर्डों को मार देते हैं जैसे वो लोग कोई इंसान न हो के गाजर मूली हो। आप लोग इतना तो समझ ही चुके होंगे कि ये लोग कौन है। जिसके सिंबल में नंबर 4 है वो ईशानी है और नंबर 5 मोना। बाकी के डिटेल बाद में। शीप के ऊपरी मंजिल पर नंबर 1 यानी इरा और नंबर 3 यानी मनन, ये दोनों अभी एक रूम के बाहर थे। इरा कहती है तुम्हें कितना टाइम लगेगा। उसकी बार मनन कहता है 1 मिनट। वो आने हाथों में पकड़े आईपैड से कुछ कर रहा था। थोड़ी देर में सामने का दरवाज़ा खुल जाता है जिसे अभी मनन ने हैक कर खोला था। वो दोनों ही अंदर जाते हैं। अंदर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लैब हो यही पर कुछ 6 से 7 साइंटिस्ट थे जो कुछ बनाने की कोशिश कर
रहे थे। अचानक से दो अनजान लोगों को देख वो घबरा जाते हैं। वो लोग कुछ भी रिएक्ट करते उससे से पहले ही मनन और इरा अपनी फाइटिंग स्किल से कुछ ही टाइम में उन पर कब्जा कर लेते हैं। इरा उन साइंटिस्ट से पूछती है, बताओ क्या बना रहे थे तुम लोग? उसकी बात पर कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी नहीं बोलता है। इरा मनन को कुछ इशारा करती है जिसपे अपने इरा को कुछ देता है। वो एक सिरिंज टाइप का कुछ था। इरा उनमें से दो साइंटिस्ट को वो सिरिंज लगा देती है। उस सिरिंज के लगते ही कुछ ही सेकंड बाद उन साइंटिस्टों की चीखें गूंजने लगती है। इरा ने उनमें इंजेक्ट किया था। वो एक एसिड की तरह काम करता है जिससे वो दोनों ही साइंटिस्ट मरने की कगार पर आ गए थे। इरा फिर कहती है, अगर तुम लोग भी अपना हाल इन दोनों की तरह नहीं करना चाहते हो तो बताओ तुम लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? सारे साइंटिस्ट डर तो रहे थे लेकिन अभी भी किसी ने जवाब नहीं दिया था। ठीक है, मैं तो पता लगा ही लूंगी, लेकिन अब तुम सब अपनी मौत से भी बदतर जिंदगी गुजरने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपने हाथों में कुछ बटन प्रेस करती है। इसी के साथ वहां पर इरा के बाकी साथी आ जाते, साथ ही वो लोग भी जो कार में थे। अभी तक उस शिप में मौजूद सभी लोगों को उन लोगों में मार दिया था। इरा उन साइंटिस्ट को ले जाने को बोलती है और उस लैब को चेक करने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी वही खड़े थे जहां उन लोगों ने अपनी बाइक पार्क की थी। तभी एक धमाका होता है। ये धमाका उसी शिप पर हुए था। ऐसी ही कई सारी ब्लास्ट के बाद को शिप पूरी तरह जलने लगती है। उस धमाके के साथ ही उन सभी के हाथों पर एक इविल स्माइल थी। तभी वहां पर बहुत सारे लोग अपनी हाथों में हथियार लेके उन पांचों को घेर लेते हैं, क्योंकि वहां पर बस वही मौजूद थे। बाकी के टीम मेंबर पहले ही चले गए थे। उन लोगों को देखकर मोना कहती है, साले अभी तो कितनी को मारा था, फिर से मरना पड़ेगा। उसकी बात सुन वो चारों अपना सिर नमे हिलाने लगते हैं जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। सामने खड़े लोगों में ने एक कहता है, तुम लोगों को क्या लगा इस तरह हमारा नुकसान करने से तुम लोग सही सलामत चले जाओगे? बताओ कौन हो तुम सब? लोग सही ही कहते हैं, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तभी तो अपनी मौत के पास तुम लोग चल कर आए हो। कितना अच्छा, हम लोग बस शिप को जला कर जाने वाले थे। लेकिन चैन कहा कहते हुए इरा के एक्सप्रेशन बहुत ही डार्क हो जाते हैं। वो अपनी कमर के साइड से काफ़ी सारे नाइफ को निकलते हुए एक भी बार में सभी को मार रही थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे इसलिए सभी लड़ रहे थे। जहां ईशानी अपने खंजर का इस्तेमाल कर रही थी तो यही नील अपने ब्लेड का। मोना तो अपने हाथों से ही लड़ रही थी और मनन वो हमेशा एक छोटे बच्चे ही तरह बिहेव करता था। उसे अभी देखकर कोई कह नहीं सकता था वो दोनों एक ही है। मनन के पास एक छोटी सी तलवार थी जिसकी लंबाई एक खंजर से थोड़ी सी बड़ी थी। वो अपने हाथों को काफ़ी फास्ट चला रहा था। थोड़ी ही देर में सभी जमीन पर गिर हुए थे, जिसमें से कुछ मार चुका था तो कुछ की जानें अभी भी बची हुई थी। तुम लोग जानना चाहते थे न कि हम लोग कौन है? तो मैं हूँ डार्क मून, जिसे लोग अपनी मौत का दूसरा नाम कहते हैं। इसी के साथ उसकी डरवानी हंसी की आवाज़ वहाँ गूंजने लगती है। उसकी आवाज़ से सभी एक से डर जाते हैं। अभी इरा साक्षात यमराज नजर आ रही उन लोगों को ईशानी कहती है, जान जब भी ऐसे हंसती है बाय गॉड पूरे बॉडी में गूम्स बॉम्ब आने लगते हैं। उसकी बात पर सभी हमें अपना सिर हिलाते हैं। इरा और उनके फ्रेंड्स उन लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। तुम यहाँ में साथ क्या कर रही हो? वो तो तुम ही थी जिसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की। इतना बोलते ही कबीर अपना सामने खड़ी कृष्णा धक्का देके गिरा देता है। कृष्णा अपनी नम आंखों से कबीर को देखने लगती है। जारी है चैप्टर 22, कबीर और कृष्णा की नज़दीकी। स्टारलाइट होटल में कृष्णा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से अपने रूम जो उसी होटल में था वहाँ जा रही थी। उसका 20 फ्लोर पर रूम था, लेकिन ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से 21 फ्लोर पर क्लिक कर देती है। 21 फ्लोर पर लिफ्ट रुक जाती है। कृष्णा खुद की संभालते हुए लिफ्ट से आगे बढ़ते हुए अपने रूम को ढूंढ रही थी। चलते हुए वो एक रूम के आगे खड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और कोई कृष्णा को बड़ी तेज़ी से अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे खींचे जाने की वजह से कृष्णा अपने सामने खड़े शख्स के सीने से टकराती है। खुद को संभालते हुए कृष्णा अपना सिर ऊपर कर देखती है। वो और कोई नहीं कबीर ही होता है। कबीर यहाँ पर अपनी मीटिंग करने आया था। ये होटल भी उसी का था। उसे मीटिंग के बीच में ही अजीब सा एहसास हो रहा था, जिसे वो समझ जाता है कि उसे ड्रग दिया गया था, और ये भी कि ये काम उसे क्लाइंट ने ही की थी, क्योंकि सामने एक खूबसूरत सी लड़की थी जिसने बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस पहना था और जब से आया थी कबीर को सिड्यूस करने की पूरी कोशिश की रही थी, जिसे कबीर को बहुत ही इरिटेशन हो रही। वो बस इसलिए ये मीटिंग अभी तक कर रहा था क्योंकि ये लड़की उसके बहुत ही पुराने क्लाइंट की बेटी है, वरना उसे अब तक मार दिया होता। कबीर अपनी मीटिंग ओवर कर बाहर निकले जाता है, साथ ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करता है जो उस क्लाइंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कबीर के असिस्टेंट, जिसका नाम जतिन है, ने गार्ड को उस लड़की को पकड़ को ले जाने को कहा और वो भी अपने बॉस के पीछे चला गया।
कबीर वहां से सीधे अपने रूम में जो उसे लिए ही हमेशा बुक रहता था वहां चला गया। उसके रूम में पहले से ही एनीटोड था जिसे उसने खुद को इंजेक्ट कर लिया, लेकिन वो ड्रग काफ़ी हाई डोज में दिया गया था, साथ ही काफ़ी वक्त हो गए थे उस ड्रग को, इसलिए कबीर को काफ़ी बेचैनी हो रही थी। कबीर सीधे वॉशरूम जाता है, थोड़ी देर बाद अपने कमर पर टॉवल लपेट कर बाहर आता है, लेकिन अभी भी ड्रग का असर खत्म नहीं हुआ था। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। ये उसके असिस्टेंट का कॉल था जिसे रिसीव करता है तो उसका असिस्टेंट बताता है कि कोई कबीर का पीछा कर रहा था। उसे ये पता चल गया है कि कबीर को ड्रग दिया गया था, इसलिए वो संभल कर रहे, वो जल्दी ही उस शख्स का पता लगा लेगा। कबीर हम कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, खुद को संत करने की कोशिश करने लगता है। उसे तभी एक बिप को आवाज़ आती है। ये एक सेंसर था कि अगर कोई दरवाजे के नज़दीक खड़ा होता है तब बजता है। कबीर उस सेंसर की आवाज़ सुन दरवाजे को खोल देता है। उसे सामने कृष्णा खड़ी दिखती है जो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और नशे में होने के कारण उसके कान और गाल लाल हो गए थे। उसी आंखें नशे में काफ़ी नशीली लग रही थी। कबीर जो कब से अपने आप को संभालने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, कृष्णा को ऐसे देख खुद को रोक नहीं पाता और कृष्णा के हाथों को पकड़ खुद के करीब खींच लेता है। कृष्णा कबीर की आंखों को देख जो पूरी तरह से लाल हो गया था, उसे समझ आ जाता है कि कबीर के साथ कुछ तो गलत है। वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी कबीर उसके होठों पर अपने होठ रख किस करने लगता है। कृष्णा पूरी तरह से शॉक रह जाती है, सर अपने आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए कबीर को देखने लगती है। वो उसे आंखें बंद कर पैशनेट किस कर रहा था। कबीर को कृष्णा के होठ बिल्कुल चेरी की तरह लग रहे थे, जिसे उसे उसके होठ खाने का मन कर रहा था। और इधर कृष्णा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि वो जानती थी अभी कबीर ड्रग के असर में है, इसलिए उसके करीब आ रहा है, वरना होश में तो उसे देखता तक नहीं। कृष्णा कबीर को खुद से दूर करने के लिए उसके खुले सीने पर अपने हाथों को रख खुद के अगेंस्ट पुश करती है ताकि कबीर उसे छोड़ दे, लेकिन उसके उलट कबीर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथों में पकड़ लेता है और भी पैशनेटली किस करने लगता है, जिससे अब तो कृष्णा की सांसें की उखड़ने लगी थी। कबीर कृष्णा के होठों को छोड़ उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आकर उसके नेक पर किस करने लगता है। कृष्णा कहती है, कबीर स्टॉप, तुम अपने होश में नहीं हो, प्लीज रुक जाओ। साथ ही अपने हाथों से उसे धकेल रही थी। कबीर इस सब से चीड़ जाता है और उसके नेक पर बीते कर लेता है, जिससे कृष्णा की एक चीख निकल जाती है। थोड़ी देर तक कृष्णा स्ट्रगल करती है, लेकिन कबीर उससे नहीं छोड़ता, जिससे वो अब स्ट्रगल करना छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है जैसे कबीर कोई हरकत नहीं कर रहा है। वो कबीर की तरफ देखती है तो कबीर उसके ऊपर ही सो रहा था, जिससे खुद के ऊपर देखते हुए कृष्णा राहत की सांस लेती है। कबीर पर एंटीडोट का असर हो गया था और कबीर को हटने की कोशिश करती है, लेकिन जितना कृष्णा कबीर को हटाने की कोशिश करती उतना ही कबीर उस पर अपनी पकड़ कसता जाता। कृष्णा भी काफ़ी थक गई थी, इसलिए वो भी ऐसे ही सो जाती है। दूसरी तरफ इरा और उसके दोस्त एक खंडर जैसे घर के आगे रुकते हैं और उस खंडर में चले जाते हैं। वो जगह पूरी तरह से भूतिया लग रही थी, कोई नॉर्मल इंसान उस जगह को देखकर ही बेहोश हो जाए। वो पांचों उस घर के अंदर जाते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद सामने रखे एक टूटे हुए पॉट को 2 बार लेफ्ट और 3 बार राइट घूमते हैं, जिसके साथ ही एक दरवाजा जैसे वहां ओपन हो जाता है। इरा चलकर उस दरवाजे के पास जाती है। उस दरवाजे में एक आंख जैसे कुछ बना था जो इरा के सामने आते ही एक्टिवेट हो जाता है। वो डिवाइस इरा की आंखों को स्कैन कर रहा था। ऐसा करते ही वो दरवाजा खुल जाता है, जिससे इरा अंदर चली जाती है। ऐसा सबसे साथ होता है। वो दरवाजा बहुत ही तेजी से खुलता है और बंद होता, जिससे कोई भी या अंदर न आ सके। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग लग रहा था। वहाँ पर काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी की मशीन थी, कुछ ऐसी मशीन भी जो अभी तक मार्केट में नहीं आया था। उसके साथ ही कुछ ऐसी जिससे बैन कर दिया गया है। वो पूरी जगह अंडरग्राउंड थी जिससे बनाया गया था। उन पांचों के अंदर आते ही एक रॉबर्ट वहां आता है। हेलो एजेंट 101, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर मिशन टू कंप्लीट। आवर कमांडर इज वॉटिंग फॉर यू एंड योर कैमरेड्स, प्लीज कम विद मी। इरा चलते हुए कहती है, मैक थैंक यू, बट अभी भी हमारा मिशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए है। या बट यू डोंट वरी, आई नो यू। कहते हुए मैक उन लोगों को एक दरवाजे को खोलकर उन सबको अंदर जाने को बोलता है। अंदर इरा और उसके फ्रेंड्स की तरह ही सभी ने मास्क लगा रखा था। जिस तरह से उन पांचों के कपड़ों और मास्क पर सिंबल बना था, उसी तरह वहां मौजूद सभी लोगों के कपड़ों को मास्क पर सिंबल बना था, लेकिन अलग अलग के सिंबल। वहां पर एक बड़ी सी टेबल थी जिस पर काफी सारे लोग उसके टेबल से पास बैठे थे। इरा भी एक चेयर पर बैठ जाती है और वो चारों उसके पीछे लगी चेयर पर, क्योंकि इरा जहां बैठी थी वो लीडर की चेयर थी।
तभी एक आदमी की रौबदार आवाज़ आती है, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर अच्छा लगा एजेंट 101 या डार्क मून बोलूं। इरा उस आदमी की तरफ देखते हुए कहती है, चीफ आपको पता है न, मेरी टीम उसकी मिशन का पार्ट बनती है जिससे आपके बाकी के लोग नहीं कर पाते। इस वक्त उसकी होठों पर एक चिढ़ने वाली स्माइल थी। स्मर्क स्मर्क। वहाँ मौजूद सभी इरा के बातों का मतलब समझते हुए काफ़ी गुस्सा हो गए, लेकिन वो लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रही थी। लेकिन वहाँ पर एक शख्स ऐसा भी था जो जब से इरा आई थी उसे एक तक देखे जा रहा था। जारी है।